मैं गाँव की विधवा नदी किनारे नहाने गई। डुबकी लगाकर उठी तो सामने एक अजनबी मर्द को देखकर मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया, क्योंकि मैं एक सफ़ेद साड़ी में थी। मैंने उसे जाने को कहा, पर मेरे जिस्म को देखकर वह बहक गया। मेरे करीब आकर मुझे छूने लगा। मैं भी चलने लगी तो मुझे उठाकर हवेली में ले गया। और मेरा नाम बसंती है। मैं एक विधवा हूँ। एक विधवा के जज़्बात बयान करने जा रही हूँ। अभी 6 महीना पहले मेरी शादी हुई थी। 3 महीने में मेरे पति की मौत हो गई। मेरे ससुराल वाले मुझे ही भला बुरा सुनाने लगे थे। कहने लगे, तू ही अब शकुनी है, यहाँ आते ही पति को खा गई। मेरी सास और जेठ जेठानी मेरे साथ खराब बर्ताव करने लगे थे। मेरे जेठ जी की बुरी नज़र मुझ पर थी, क्योंकि इतनी कम उम्र में मैं अकेली रह गई थी। मेरे पास कोई मर्द का साथ ना था। मैं भी रात रात भर आहें भरती रह जाती और यही सोचती रहती, भरी जवानी में मैं विधवा हुई हूँ। मेरे अंदर की आग को शांत करने वाला कोई ना था। मेरे दिल की बात सुनने वाला कोई ना था। मेरी जेठानी जी भी समझ चुकी थी कि मेरे जेठ जी की नज़र मुझ पर है। घर में मेरे लिए जीना दुश्वार कर दिया। वह चाहती थी कि मैं अपना ससुराल छोड़कर अपनी माँ के पास वापस चली जाऊँ। मैं दिन भर घर का सारा काम करती थी। उसके बाद भी मेरी सास और जेठानी मुझे ताना देने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। मेरे मायके वाले भी बहुत गरीब थे। हम 2 बहनें और एक भाई हैं। मैं घर में सबसे बड़ी थी। बड़ी मुश्किल से मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी करवाई थी। और मेरी एक बहन है जो शादी के लायक है। अपने घर जाकर बैठ जाऊंगी तो उनका क्या होगा, यह सोचकर मैं मन मार कर रह गई थी। मेरे जेठ जी को जब भी मौका मिलता मेरे करीब आ जाते और मुझे कहते कि तू अकेले कैसे दिन काटेगी। एक दिन घर कोई नहीं था, मैं अकेली थी। तभी जेठ जी घर पर आ गए। मुझे कहने लगे कि घर पर तो आज कोई भी नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम किस कदर प्यासी हो। आओ, आज तुम्हारी प्यास मिटा देता हूँ। तुम्हें देख देख कर तो मेरी भी प्यास बहुत बढ़ गई है, पर तुम्हारी जेठानी के डर से मुझे मौका नहीं मिल पाता कि मैं तुम्हारी ज़रूरत को पूरा करूं। मैं अंदर से बहुत अकेली थी और मैं यही सोचती थी कि अपनी जवानी कैसे काटूंगी। लेकिन फिर भी मैंने अपने जेठ के बारे में ऐसा ख्याल दिल में नहीं लाया था। मैं तो अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा मर्द चाहती थी जो मुझे अपना ले, मुझसे दोबारा शादी कर ले। मैं नाजायज़ रिश्ता नहीं चाहती थी, या फिर चाहती थी, पता नहीं। यह बात कहना झूठ होगा कि मेरे दिल में आस नहीं थी। पिछले 3 महीने से मैं अकेली ही तड़प तड़प कर रात काट रही थी, यह जानते हुए भी कि जेठ जी की बुरी नज़र मुझ पर है। मैं किसी तरीके की मर्यादा तोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि औरत एक बार बदनाम हो जाए तो समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। मैं कोई शहरी लड़की नहीं, बल्कि गांव की लड़की हूँ। गांव में तो मेरा जीना दुश्वार हो जाएगा और सारे गलत लोग मुझ पर नज़र बनाएंगे। जेठ जी हसरत लिए मेरी ओर देख रहे थे। मैंने कहा, जेठ जी, आप जो कह रहे हैं वह सही नहीं है। आप यहाँ से चले जाएं। भले ही मैं अंदर ही अंदर अकेली हूँ, पर मैं आपको वह नहीं दे सकती जो आप मुझसे चाहते हैं। मेरे जेठ बहुत ही आश्चर्य से मुझे देखने लगे। कहा, तू तो हर वक्त मुझे ही घूरती रहती है। मैंने तुझे देखा है, जब भी मैं तेरे सामने से गुजरता हूँ तो मुझे ही देखती रहती है। तेरे मन में क्या है मुझे सब पता है। फिर आज तू नखरे क्यों दिखा रही है, जब तुझे मैं वह सब कुछ देने को तैयार हूँ। मैं मन ही मन सोचने लगी थी, शायद मेरी नज़र काम करते हुए उनकी ओर चली जाती थी। यह मेरा अकेलापन था। मैं चाहती थी कि कोई मुझे भी देखे। यह तो इंसान के लिए बहुत ही स्वाभाविक है। किसी को देखने और उसके साथ संबंध बनाने में बहुत फ़र्क है। मैंने उन्हें साफ साफ ना कर दिया था। इस बात से वे काफ़ी गुस्से में आ गए थे। उनकी वजह से मैं अब तक इस घर पर टिकी थी, वरना घर के बाकी लोग तो मुझे यहाँ से निकाल देना चाहते थे। उनको ना कहते ही मुसीबत का पहाड़ मेरे ऊपर टूट पड़ा। मुझे उन लोगों ने घर से धक्के मार कर निकाल दिया। मजबूरी में मैं अपने मायके आ गई थी। मेरे मायके वाले तो पंचायत बैठाना चाहते थे। उनको ऐसा लगता था कि वह मुझे अपने घर से नहीं निकाल सकते। मेरे ससुराल में मेरा भी उतना ही हक है जितना बाकी लोगों का है, पर मैं अपने ससुराल में वापस नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि मैं जेठ का दोबारा सामना नहीं करना चाहती थी। इसलिए मैं अपने मायके में ही रह गई। गांव में इधर उधर काम करने लगी थी। ना चाहते हुए भी गांव के मर्दों की तरफ मेरी आँख चली जाती थी। मुझे लगता था शायद कोई मुझे पसंद कर ले और मेरी ज़रूरत पूरी हो जाए। कोई ऐसा मर्द हो जो मुझसे शादी को तैयार हो जाए। बिन शादी के तो मर्द आगे आ जाएंगे, पर मैं बदनाम नहीं होना चाहती थी, इज़्ज़त से जीना चाहती थी। मुझे जो भी काम मिलते थे मैं करने लगती थी, ताकि अपने मायके वालों का सहारा बन सकूं। मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी की बात दोबारा कभी न की। वह मेरी बहन के लिए रिश्ता ढूंढने लगे थे। मेरी बहन का भी रिश्ता तय हो चुका था और शादी भी हो गई। अब मैं घर पर अपने मम्मी पापा और भाई के
साथ ही रह गई थी। गांव की विधवा औरतें अक्सर अकेली रह जाती थी, कोई ऐसी औरतों से शादी नहीं करता था। रात के टाइम में अकेली होती थी, मैं खूब रोती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं अपनी ज़िंदगी कैसे बिताऊंगी। तभी मुझे पता चला कि पड़ोस के गांव में हवेली के ज़मींदार के यहाँ कुछ काम मिल रहा है। काम मिलने की उम्मीद लेकर मैं उस गाँव में चली आई थी। अपने गाँव में मेरा मन नहीं लगता था। एक खालीपन मेरी ज़िंदगी को इस कदर घेर लिया था कि मेरा दम घुटने लगा था। मैं हर हाल में एक मर्द के करीब जाना चाहती थी। शायद मेरी जवानी का जोश था या फिर मेरा अकेलापन, पता नहीं, क्योंकि जब भी मैं किसी औरत और मर्द को एक साथ देखती थी तो मुझे अपने पति की याद आने लगती थी और मैं मन ही मन बहुत दुखी हो जाती थी। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे। 3 महीने के दौरान हम दोनों एक साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी बिताई थी। मैं उनके साथ बहुत खुश थी। न जाने क्या क्या सपने देखे थे। एक दिन उन्हें ऐसा बुखार आया जिससे कुछ दिनों के अंदर उनकी जान चली गई और मैं यूं ही तनहा और बेसहारा रह गई। पति की मौत के बाद एक एक रात मुझे जैसे काटने को दौड़ता था। अपने दिल की बात बता पाऊँ ऐसा कोई साथी भी ना था। मेरी सारी सहेलियों की भी शादी हो गई थी। शादी के बाद तो वह लोग मुझसे रिश्ता रखती थी, लेकिन जैसे ही सबको पता चला कि मैं विधवा हो गई हूँ, शुरू में तो सबने सहारा दिया था, फिर उसके बाद मुझसे दूरी बना दी थी। मुझे किसी भी त्यौहार पूजा पाठ में नहीं बुलाते थे। मेरी सहेलियों को ऐसा लगता था मानो मैं उनके पति उनसे छीन लूँगी, क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत थी। ऊपर से विधवा, सभी सोचते कि विधवा औरतें अकेली होती हैं, इसलिए मर्द को अपनी ओर आसानी से आकर्षित कर सकती हैं। पर मैं अपने दोस्तों, अपनी सहेलियों के घर क्यों उजाड़ूंगी। कोई एक इंसान नहीं था जो मेरे साथ रहता। मेरी बहन ही मुझसे दूरी बनाने लगी थी। उसको पसंद नहीं था कि मैं उसके पति से कोई भी बात करूं। वह डरती थी कि उसके पति मेरी ओर आकर्षित ना हो जाएं। ऐसे में अपने गांव को छोड़कर मैं दूसरे गांव आ गई थी। जमींदार साहब की हवेली में काम भी ले लिया था। हवेली में काम करते हुए मुझे 20-25 दिन हो गया था। एक दिन मैं नहाने के लिए नदी में गई हुई थी। उस दिन मैं बिल्कुल अकेली थी और साथ काम करने वाली नौकरानियाँ मेरे साथ नहाने को नहीं आई थी। नदी के इस हिस्से में सिर्फ औरतें आती थी, इसलिए मर्दों का आना मना था। यह घाट औरतों का घाट था, तो मैं वहाँ घाट में चली आई। मैंने अपने जिस्म में बस एक सफ़ेद साड़ी लपेटी हुई थी और नदी में उतरकर नहाने लगी थी। मैं डुबकी लगाकर नहा रही थी। नदी का ठंडा पानी मेरे अंदर की आग को, मेरे अंदर की तकलीफ़ को शांत कर रहा था। मुझे एक खुशनुमा एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं किसी परियों की दुनिया में हूँ। मेरे अंदर एक शांति थी। मैं आखिरी बार डुबकी लगाकर जैसे उठी, मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। डर और शर्म के मारे मेरा चेहरा लाल हो गया था। काटो तो खून नहीं। ऐसी हालत में मैं बड़ी बड़ी आंखें करके अपने सामने देखने लगी थी। मैं जो देख रही थी मानो मेरी आंखों को यकीन नहीं हो रहा था। मुझे लगा शायद मैं सपना देख रही हूँ, क्योंकि यह हकीकत हो ही नहीं सकती। यह मेरे अंदर का अकेलापन ही है जिससे मुझे वह चीज़ दिखाई दे रही है जो असल में नहीं है। इतनी अकेली और तन्हा हूँ। क्या मेरे अंदर इतनी आग है कि मैं एक इंसान को देख रही हूँ, वह भी एक मर्द को देख रही हूँ, वह भी औरत के घाट में। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, पर मेरी घबराहट तब शुरू हुई जब अजनबी मर्द मेरे करीब आने लगा। मैं कोई सपना नहीं देख रही थी, बल्कि यह तो हकीकत है। पर यह है कौन? मैं इसे ना अपने गांव में कभी देखा है और ना ही इस गांव में कभी देखा है। मुझे जल्दी से कुछ सोचना पड़ेगा। मैंने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह औरतों का घाट है, तुम्हारी भलाई इसी में है कि यहाँ से चले जाओ। वह आगे बढ़ता गया। मैंने कहा, आगे एक भी कदम मत बढ़ाना। वह मेरे एक हाथ सामने आ चुका था। तभी मुझे अपनी हालत का एहसास हुआ। मैं एक सफ़ेद साड़ी में थी। पानी में भीगने के कारण मेरे जिस्म के अंग साफ साफ नज़र आ रहे थे। उसकी नज़र मेरे चेहरे के साथ साथ मेरे जिस्म पर भी थी। वह मेरे अंगों को देख रहा था। उसे भी मानो यकीन नहीं हो रहा था। मेरे बिल्कुल करीब आ गया और मुझे कहा, तुम कोई जल परी हो क्या? मैं तुमसे खूबसूरत औरत इससे पहले नहीं देखी। कहकर वह मेरे बिल्कुल करीब आ गया। मैंने उसे गौर किया कि वह बहुत ही हैंडसम लड़का था। काफ़ी लंबा चौड़ा और अच्छी बॉडी का। रंग थोड़ा सांवला था। आंखें बड़ी बड़ी थी। जिस्म बिल्कुल मर्दाना था। उसने मेरी नज़रों को भाप लिया। जाने क्यों, विधवा होने के कारण या अकेले होने के कारण मैं उसे जैसे देख रही थी वैसे शायद देखना नहीं चाहिए था। शायद एक शरीफ औरत की तरह नज़रें झुका लेनी चाहिए थी। मेरे साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। पति की मौत के बाद एक जेठ ही थे जो मेरे करीब आने की कोशिश किया करते थे, जिसे मैंने मना कर दिया था। पहली बार कोई मुझे हसरत भरी निगाह से देख रहा था तो मैं भी अंदर ही अंदर मचलने लगी थी। मेरे करीब आकर उसने मुझे छुआ तो मैं बिल्कुल शर्म से पानी पानी हो गई। नदी के बीच में मुझे पकड़कर उसने एक डुबकी लगाई। मुझे पकड़कर अपनी बाहों में भर लिया। उसके हाथ मेरी खुली हुई पीठ पर थे। मध्यम सांस चलने लगी।
नदी के किनारे ठंडी ठंडी हवा से मेरा दिल मचलने लगा था, मेरी सांसें तेज़ होती जा रही थीं। तभी उसने अपने होंठ मेरे होठों पर रख दिए। मैं अपने होश-हवास खो बैठी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। वह मुझे उठाकर अपनी हवेली लेकर आ गया। वह हमारे चौधरी साहब का बेटा है। वह मुझसे प्यार करने लगा और मैंने आत्मसमर्पण कर दिया था। शायद मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया था। क्या सही है, क्या गलत है, मैं भूल चुकी थी। दुनिया ने मेरे साथ जो किया था, जो दर्द मेरे अंदर था, मैं अपना सुध-बुध खो बैठी थी और उसने मुझे अपना बना लिया था। लेकिन उसके बाद मैं होश में आ गई थी। चौधरी साहब का बेटा शहर में रहता था। उसकी पत्नी और बेटा उसके साथ रहते थे। लेकिन बड़े चौधरी साहब अपने बेटे को बहुत दिनों से गाँव बुला रहे थे, क्योंकि चौधरी साहब की उम्र होने लगी थी। वह चाहते थे कि उनका बेटा गाँव की ज़मीन को संभाल ले। उनके बेटे इस बात को मान गए थे कि कुछ दिन गाँव में रहेंगे और बाकी दिन शहर में। यह जानते हुए कि वह शादीशुदा है, मैं क्या भूल कर बैठी थी। जब मुझे होश आया तो मुझे अपने आप पर गुस्सा आने लगा था। मैंने चौधरी साहब के बेटे से कहा कि मुझसे गलती हो गई है, लेकिन उन्होंने मेरी एक बात ना सुनी। कहा वह जो चाहते हैं अगर मैं उन्हें ना दूँ तो वह गाँव में मुझे बदनाम कर देंगे, सबसे कह देंगे कि हम दोनों के बीच में क्या हुआ था। अब जब भी वे गाँव में रहते थे, मेरे साथ रात गुजारते थे, चोरी छुपे आते थे ताकि किसी को कानो कान खबर ना हो। अब मुझे जो चाहिए था मिल तो रहा था, पर मैं खुश नहीं थी। इस रिश्ते से बहुत तंग आ गई थी। मैं इस रिश्ते में और नहीं फंसना चाहती थी। बस मुझसे एक बार ही भूल हो गई थी, उसके बाद ही मैं इससे निकल जाना चाहती थी। जब भी छोटे साहब मेरे कमरे में आते थे, मेरा दम घुटने लगता था। मेरे अंदर उनके लिए मोहब्बत नहीं बल्कि दिन ब दिन नफ़रत पैदा होती जा रही थी। मैंने उनसे बहुत मिन्नतें की थी, पर वह मेरी बात नहीं सुनता। मैं बहुत परेशान होने लगी थी। बड़े चौधरी साहब ने यह बात नोटिस किया तो मुझे अपने पास बुलाया और पूछा, क्या बात है, तुम आजकल इतनी परेशान क्यों रहती हो? मैं चौधरी साहब के पैर पड़ गई और रोने लग गई थी। मैंने सब कुछ बता दिया, जो मेरी गलती थी वह भी, और छोटे साहब ने जो किया था वह भी। जब छोटे साहब गांव आए तो बड़े चौधरी साहब ने उन्हें बुलाया और कहने लगे कि तुम बसंती के साथ गलत कर रहे हो। छोटे साहब को बहुत हैरानी हुई कि उसके पापा को सारी बात कैसे पता लगी। अपनी सफाई देने लगे, लेकिन बड़े चौधरी साहब ने अपना फैसला सुना दिया, तुम्हें बसंती से शादी करके उसे गाँव में ही रखना होगा। छोटे साहब पापा की बात मान गए और मुझसे शादी कर ली। बड़े साहब ने यह फैसला इसलिए किया था कि उनका बेटा गांव से जुड़ा रहे, लेकिन उसके बाद मेरे पति ने मेरा बहुत ख्याल रखा और साल भर के अंदर मैं माँ बनने वाली थी। उनकी पहली पत्नी शहर में रहती थी, मुझसे मिलने भी आ गई थी। हालांकि वह मेरे और छोटे साहब के रिश्ते से खुश नहीं थी, लेकिन बड़े चौधरी साहब के फैसले को मानने को मजबूर थी। उनकी पहली पत्नी की वजह से ही छोटे साहब गाँव छोड़कर शहर चले गए थे, लेकिन अब मेरी वजह से वह शहर से गाँव आते थे। उसे मुझसे मोहब्बत हो गई थी पहली नज़र में ही, जब उसने मुझे देखा था, और अब मैं भी छोटे साहब से मोहब्बत करने लगी थी। मेरे पति अच्छे बाप और पति होने का फ़र्ज़ अदा किया। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।